नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी विरोधाभासी लगती है। एक तरफ है धधकता हुआ स्टील, बड़े बड़े कारखाने और आधुनिक भारत का एक सपना, और दूसरी तरफ है हजारों साल पुरानी आस्था, पवित्र पहाड़ और आदिवासियों की आत्मा। हम बात कर रहे हैं बोकारो की। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बोकारो की यही दोहरी पहचान दिखाते हैं। एक पहचान है बोकारो स्टील प्लांट की, जिसे कभी आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, और दूसरी पहचान है लुगुबुरु घंटाबाड़ी की, जिसे संथाल समुदाय अपने आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मतलब अपना काशी मानता है। ये दो दुनियाएं एक ही जमीन पर सांस लेती हैं। मुझे ये कॉम्बिनेशन हमेशा से बहुत फैसिनेट करता है। मतलब ये दो दुनियाएं एक ही शहर में कैसे जीती हैं? क्या ये आपस में टकराती हैं या इन्होंने एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और बोकारो की धड़कन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये बोकारो शहर एक जिले के तौर पर आखिर बना कैसे? देखिए, बोकारो जिले के तौर पर बहुत पुराना नहीं है। ये 1 अप्रैल 1991 में ही बना। इसे बनाने के लिए पास के जो जिले थे, धनबाद और गिरिडीह, दोनों से कुछ कुछ हिस्से लिए गए थे। अच्छा, पर दिलचस्प बात इसका मुख्यालय है बोकारो स्टील सिटी। आजादी के बाद भारत में जो कुछ गिने चुने सुनियोजित शहर माने प्लांट सिटीज बसाए गए, जैसे चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़, उनमें से एक बोकारो भी है। अच्छा, तो ये कोई अपने आप बसा शहर नहीं है, इसे बाकायदा नक्शे पर डिजाइन किया गया था। और इसका नाम बोकारो कैसे पड़ा? ये नाम यहाँ से बहने वाली दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, बोकारो नदी, उसी के नाम पर रखा गया है। लेकिन जो बात सबसे हैरान करती है वो ये कि आज जिसे हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, वो कभी मारासारी नाम का एक छोटा सा गुमनाम गांव हुआ करता था। सच में? एक छोटा सा गांव? जी, सोचिए, एक छोटे से गांव की जमीन पर देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट की नींव रखी गई। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो ये तो हुई शहर के बसने की कहानी। अब उस दूसरी दुनिया की बात करते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, आस्था की दुनिया। हमारे स्रोतों में लुगुबुरु घंटाबाड़ी का जिक्र बार बार आता है। इसे संथाली आस्था का सर्वोच्च तीर्थ कहा गया है। ये है क्या और कहाँ है? ये बोकारो के गोमिया ब्लॉक में लुगु पहाड़ी पर बसा है, और ये संथाल जनजाति का सबसे पवित्र, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। कितना महत्वपूर्ण है ये? इसकी अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसे संथाल समाज का काशी कहा जाता है। जैसे हिंदुओं के लिए काशी का महत्व है, ठीक वैसे ही संथालों के लिए लुगुबुरु का है। काशी से तुलना करना तो एक बहुत बड़ी बात है जी। आखिर ऐसी क्या मान्यता है इस जगह से जुड़ी? मान्यता यह है कि संथाल समुदाय के जो पितामह माने जाते हैं, लुगु बाबा, उन्होंने इसी पहाड़ पर 12 सालों तक 12 साल? जी, 12 सालों तक गहरी तपस्या की थी, और इसी तपस्या के दौरान उन्होंने संथाल समाज के लिए सामाजिक और धार्मिक नियम कानून बनाए। एक तरह से उनका संविधान लिखा। अच्छा। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। लाखों लोग? तब तो इसकी पहचान सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। इसकी अहमियत को देखते हुए ही तो झारखंड सरकार ने भी इस मेले को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। मतलब सरकार भी इसे एक बड़े आयोजन के तौर पर मानती है। और भविष्य में भी इसके विकास की कोई योजना है? जी, 2025 में मुख्यमंत्री ने यहाँ गुरु गुमके की एक प्रतिमा स्थापित करने और इसे एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने की भी घोषणा की है। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। सरकार इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने की बात कर रही है, क्या इससे इस जगह की जो धार्मिक पवित्रता है, जो उसकी आत्मा है, उस पर कोई असर पड़ सकता है? अक्सर देखा गया है कि जब कोई धार्मिक स्थल बहुत ज्यादा कमर्शियल हो जाता है तो उसका जो असली रूप है वो कहीं खो जाता है। ये एक बहुत जरूरी और संवेदनशील सवाल है। विकास और परंपरा के बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रही है। सरकार का इरादा शायद कनेक्टिविटी और सुविधाएं बढ़ाने का है, लेकिन स्थानीय समुदाय और श्रद्धालुओं की ये चिंता स्वाभाविक है कि पर्यटन के बढ़ने से कहीं इस जगह का आध्यात्मिक माहौल भंग ना हो जाए। ये देखना होगा कि ये विकास किस तरह से किया जाता है। तो एक तरफ लुगुबुरु की ये आध्यात्मिक विरासत है जो जमीन और प्रकृति से गहराई से जुड़ी है, और दूसरी तरफ है वो पहचान जिसने बोकारो को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया, यहाँ का स्टील,
चलिए अब आस्था से इस्पात की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बोकारो का दूसरा नाम ही है बोकारो इस्पात संयंत्र यानी BSL। इसे राष्ट्र का गौरव भी कहते हैं। ये सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत आता है और 1964 में उस वक्त के सोवियत संघ USSR की मदद से इसे स्थापित किया गया था। ये भारत का चौथा सरकारी स्टील प्लांट था। सोवियत संघ की मदद से, यानी ये भारत सोवियत दोस्ती का भी एक प्रतीक है। अच्छा, ये प्लांट किस तरह के स्टील के लिए जाना जाता है? कुछ खासियत है इसके? ये मुख्य रूप से अपने फ्लैट प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। फ्लैट प्रोडक्ट्स? हाँ, अब ये फ्लैट प्रोडक्ट्स क्या हैं? आसान भाषा में समझिए, ये वो स्टील है जिसे आप अपनी कार की बॉडी में देखते हैं, घर के फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में या फिर रेलवे के डब्बों में। मतलब चपटी चादरों वाला स्टील। यही स्टील देश के ऑटोमोबाइल, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की रीढ़ है। मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजों में बोकारो का स्टील लगा हुआ है। अभी इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और क्या भविष्य में इसे बढ़ाने की कोई योजना है? अभी इसकी क्षमता लगभग 5.25 मिलियन टन सालाना है। लेकिन असली बड़ी खबर है विजन 2030। विजन 2030। कल जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय ने 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी विस्तार योजना की घोषणा की है। लक्ष्य है 2030 तक इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 7.55 मिलियन टन तक ले जाना। 20,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इस विस्तार में क्या क्या नया बनाया जाएगा? इसमें कई नई चीजें शामिल हैं। एक नया और बहुत बड़ा ब्लास्ट फर्नेस बनाया जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस को आप स्टील प्लांट का दिल समझ सकती हैं। ये एक विशाल भट्ठी होती है जिसमें कच्चे लोहे को पिघलाकर स्टील बनाने की पहली प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा। इसके अलावा नई कोक ओवन बैटरी लगाई जाएगी जहां कोयले को कोक में बदला जाता है जो ब्लास्ट फर्नेस का ईंधन होता है। और मुझे पता चला है कि इसमें पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। जी, और ये इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इस विस्तार योजना में 30 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शामिल है, यानी बिजली बनाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक साफ सुथरी ऊर्जा है। ये दिखाता है कि अब औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की चिंता भी बढ़ रही है। तो ये जो 20,000 करोड़ का विस्तार हो रहा है, इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। इसका असर वहाँ की जमीन, पानी और लोगों पर भी होगा। और यहीं पर इस्पात और आस्था का संतुलन एक बड़ा सवाल बन जाता है ना? क्या ये विकास लुगुबुरु जैसी जगहों की पवित्रता को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही बोकारो की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों हैं। एक तरफ शहर को आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, रोजगार पैदा करने हैं, दूसरी तरफ उसे अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को भी बचाना है। इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना ही असली परीक्षा होगी। तो क्या बोकारो में सिर्फ सेल का ही प्लांट है या और भी बड़े उद्योग हैं? नहीं, बोकारो सिर्फ BSL तक ही सीमित नहीं है। यहाँ वेदांता समूह का ESL स्टील लिमिटेड भी है और गोमिया में इंडियन एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड का कारखाना है। जो दिलचस्प बात यह है कि यह भारत का पहला कमर्शियल विस्फोटक बनाने वाला कारखाना था। विस्फोटक मतलब खनन वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा इलाका कोयला खदानों से घिरा हुआ है। यहाँ ईस्ट और वेस्ट बोकारो कोलफील्ड्स हैं जहाँ बड़े पैमाने पर कोयले का खनन होता है। और ऊर्जा की बात करें तो ONGC ने भारत का पहला कोल बेड मीथेन यानी CBM गैस का कुआं भी यहीं खोदा था। कोल बेड मीथेन, ये क्या होता है? ये आप ऐसे समझिए कि कोयले की जो परतें जमीन के नीचे होती हैं उनके बीच में प्राकृतिक गैस फंसी रहती है। अच्छा। उसी गैस को निकालने की तकनीक है ये। तो ये ऊर्जा का एक और बड़ा जरिया है। तो आप देखिए, यहाँ स्टील भी है, कोयला भी है और गैस भी है। ये एक पूरा औद्योगिक और ऊर्जा का तंत्र है और इस पूरे तंत्र को चलाने के लिए बिजली चाहिए, जो DVC के बोकारो और चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशनों और राज्य सरकार के तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड से आती है। अब जरा यहाँ की जमीन और लोगों को समझते हैं। ये पूरा इलाका छोटा नागपुर के पठार पर बसा है। दामोदर यहाँ की मुख्य नदी है, ये तो हमने सुना है। और मिट्टी और जलवायु कैसी है? जी, दामोदर और उसकी सहायक नदियां जैसे कोनार और गरगा, ये यहाँ की जीवन रेखाएं हैं। यहाँ की मिट्टी ज्यादातर लैटराइट और बलुई है, जो खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं मानी जाती। शायद इसीलिए यहाँ उद्योग धंधों पर ज्यादा जोर रहा। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, मतलब गर्मियां बहुत गर्म और फिर बारिश का मौसम। और अगर हम आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें 2011 की जनगणना के हिसाब से,
तो वो क्या बताते हैं? 2011 में यहाँ की आबादी 20 लाख से ज्यादा थी। जनसंख्या का घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या राज्य में दूसरा सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि औद्योगिक शहर होने की वजह से यहाँ लोग आकर बसे हैं। लेकिन यहाँ दो चिंताजनक आंकड़े भी हैं। वो क्या है? पहला है लिंगानुपात। बोकारो का लिंगानुपात राज्य में दूसरा सबसे कम है, 922 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ओह, ये एक सामाजिक असंतुलन की तरफ इशारा करता है। और दूसरा आंकड़ा शिक्षा से जुड़ा है। वैसे तो यहाँ की साक्षरता दर 72% है, जो राज्य के औसत से बेहतर है। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन पुरुषों 82.51% और महिलाओं 60.63% की साक्षरता में लगभग 22% का बहुत बड़ा फर्क है। 22%, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या औद्योगिक विकास का फायदा समाज के हर हिस्से तक, खासकर महिलाओं तक, बराबर नहीं पहुंचा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ये आंकड़े यही दिखाते हैं कि आर्थिक प्रगति के बावजूद सामाजिक सोच में बदलाव की रफ्तार शायद धीमी रही है। लड़कियों की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना लड़कों पर। एक सुनियोजित और आधुनिक शहर में इस तरह का अंतर होना हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? ये भी एक दिलचस्प तथ्य है। लगभग आधी आबादी शहरी होने के बावजूद यहाँ की प्रमुख भाषा खोरठा है, 46.23%। ये एक क्षेत्रीय भाषा है। यह दिखाता है कि औद्योगिक परत के नीचे शहर की अपनी एक मजबूत स्थानीय पहचान और संस्कृति भी है। चलिए, अब थोड़ी राजनीति की बात करते हैं। हाल के 2024 विधानसभा चुनावों के नतीजे बोकारो के बारे में क्या बताते हैं? नतीजे बहुत दिलचस्प हैं। जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम और कांग्रेस को जीत मिली। अच्छा, चारों सीटें? जी। लेकिन इससे भी बड़ी कहानी एक नई पार्टी के उदय की है। कौन सी नई पार्टी? इसका नाम है JLKM यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। ये पार्टी स्थानीय पहचान, भाषा और जमीन के अधिकारों जैसे मुद्दों पर जोर देती है। और इसने रातों रात सबको चौंकाते हुए 4 में से 3 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल किया। ये दिखाता है कि राज्य की राजनीति में अब विकास के साथ साथ स्थानीय पहचान का मुद्दा भी बहुत अहम होता जा रहा है। मतलब लोग अब सिर्फ नौकरी और कारखानों से आगे बढ़कर अपनी जड़ों और अधिकारों की बात भी कर रहे हैं। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो एयरपोर्ट और स्टेडियम की भी कुछ खबरें हैं। हाँ, बोकारो अब सिर्फ एक औद्योगिक शहर बनकर नहीं रहना चाहता। 2026-27 तक यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना है। और सबसे बड़ी उम्मीद बोकारो एयरपोर्ट से है। उड़ान योजना के तहत 2026 की शुरुआत में यहाँ से कोलकाता और पटना के लिए उड़ानें शुरू होने की पूरी संभावना है। इससे तो शहर की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये शहर देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा। उद्योग और राजनीति से थोड़ा हटकर बात करते हैं। हमने सुना है कि बोकारो को एक एजुकेशन हब भी कहा जाता है। सही सुना है आपने। ये शायद सुनियोजित शहर होने का ही नतीजा है कि यहाँ शिक्षा पर हमेशा से ध्यान दिया गया है। यहाँ DPS बोकारो और चिन्मय विद्यालय जैसे देश के कुछ बेहतरीन स्कूल हैं, जहाँ से पढ़कर निकले बच्चे आज दुनिया भर में फैले हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा कई अच्छे कॉलेज भी हैं। और अगर किसी को बोकारो घूमने जाना हो तो स्टील प्लांट के अलावा और क्या है देखने के लिए? पर्यटन के लिए यहाँ तेनूघाट डैम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मिट्टी का बांध? जी, मिट्टी का। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। बच्चों के लिए राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान भी यहीं है। और अगर संस्कृति को महसूस करना है तो सरहुल, करम और सोहराई जैसे स्थानीय पर्वों के समय यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। और एक बड़ी मजेदार बात पता चली, यहाँ का एक जिला एक उत्पाद कटहल है। जी हाँ, स्टील, कोयला, विस्फोटक और फिर कटहल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि सरकार औद्योगिक पहचान के साथ साथ यहाँ की कृषि और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देना चाहती है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा को अगर कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मैं कहूँगा कि मुख्य बातें ये हैं। बोकारो जिला 1 अप्रैल 1991 को बना। यहाँ के सबसे बड़े उद्योग सेल और वेदांता हैं। दामोदर यहाँ की मुख्य नदी है। तेनूघाट एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। लुगुबुरु संथालों का सबसे पवित्र तीर्थ है।
और इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है कटहल। ये वाकई इस्पात की ताकत और आस्था की गहराई का एक अनूठा संगम है। एक ऐसा शहर जिसे भविष्य की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन जिसकी आत्मा आज भी अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये एक ऐसा कैनवस है जिस पर आधुनिकता और परंपरा दोनों के रंग दिखते हैं। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने विजन 2030 की बात की, जिसके तहत बोकारो में 20,000 करोड़ का नया निवेश होगा, जिससे इसका औद्योगिक चेहरा और भी विशाल हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या विकास का ये विशाल पहिया लुगुबुरु की शांत और पवित्र आत्मा के साथ सामंजस्य बिठा पाएगा? क्या बोकारो स्टील और आस्था के इस अनोखे संतुलन को भविष्य में भी कायम रख पाएगा? सोचिएगा जरूर।